कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने और सस्पेंस से भरे हुए सीक्वेंस को दिखाते हुए, जहां पर हमको पता चलता है कि 1980 के दौरान कई सारे लुटेरे अचानक से गायब हो गए थे और उनका खून हो गया था। अब ये लुटेरे जो थे वो अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में बटे हुए थे, जिसमें से जो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हुआ करता था उन्हें सुगाली कहा जाता था। सुगाली शब्द आता है गली से, जिसका मतलब होता है गुंग बान अबाक लेयर, यानी कि वाइल्ड किड सोसाइटी। वाइल्ड किड सोसाइटी उन लोगों को कहा जाता था जो कि बिना किसी नियम और कंट्रोल के वायलेंट तरीके से बर्ताव किया करते। और सबसे डरावनी बात यह भी थी कि कुछ सुगाली को मारना लगभग नामुमकिन था। ना ही उन्हें गोली मारी जा सकती थी, ना ही खंजर। कई लोगों का मानना था कि सुगाली का जो संबंध है वो काले जादू या फिर ब्लैक मैजिक से भी था और उनको असाधारण शक्तियों का मालिक माना जाता। खैर, अब यहां से सीन शिफ्ट होकर 1984 के सेंट्रल हावा माजन अंक पर आता है, जहां पर एक आदमी अपने साथी ढोलू और भोलू के साथ काम कर रहा था। ये लोग असल में मजदूरों से सुगाली इसकी डेड बॉडीज को बैरी करवा रहे थे। अब इन ढेर सारी बॉडीज में से एक शक्तिशाली सुगाली भी होता है जिसका नाम जेरोट था। कालिया अपनी कार से उतरकर जेरो के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इंसान नहीं हो। यहाँ से पता चलता है कि जेरोट एक आम आदमी नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली और काला जादू करने वाला व्यक्ति था। अब जेरोट अपने मरने से पहले एक भयानक श्राप यहाँ पर देकर जाता है। वो यह बोलता है कि जब तक मेरा खून इस धरती को लगे, यह जगह मौत और तबाही से भरी रहेगी। अब कालिया जो होता है उसके पास में जारोट की काले जादू की किताब भी होती है, जिसके अंदर सारे के सारे रिचुअल्स लिखे हुए थे, जिसके अंदर एक बात लिखी हो सकती है कि सिर्फ उसका खुद का खून ही उसे मार सकता है। अब तभी यहाँ पर कालिया जो होता है वह गुस्से में आकर एक शार्प कट्टर से उसका गला काट डालता है और इस किताब के अंदर ढेर सारी विधियां लिखी हुई थीं। खैर, अब इसके बाद में हमें कुछ न्यूज़पेपर हेडलाइंस दिखाई जाती हैं जो कि यह साबित करती है कि सुगाली इसका ताल्लुक सिर्फ वायलेंस से नहीं था, बल्कि काले जादू से भी था। कई जगह पर यह लिखा होता है कि सुगाली इसका खून बिना किसी वजह से कर दिया गया था। और फिर एक और नाम सामने आता है जो कि था क्रोमोलिन बेरस और पॉल बेरस। उनको कहा जाता है जो कि कॉफिन्स को उठाते हैं। अब यहाँ पर लेकिन क्रोमोलिन था तो ये राज कहानी के अंत में खुलेगा। अब यहाँ से सीन 10 साल बाद का आता है, जहाँ पर हम जिया नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि अपने दोस्त दीका के साथ माजनंग जा रही होती है। जिया की माँ की मौत हो चुकी है और वो उनके फ्यूनरल में शामिल होने के लिए इस गांव में आ रही थी। जिया अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी क्योंकि उसके के साथ हमेशा अलग और बुरा व्यवहार किया जाता था। जिया इस गांव के अंदर इसलिए भी आ रही होती है क्योंकि वह अपने पिता के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी। लोग कहते हैं कि उसके पिता कोई और नहीं बल्कि जारोट ही थे, लेकिन उसके पिता के बारे में जो कुछ सुना था, क्या वह सच था या फिर बस अफवाह थी? जिया ये खुद जानना चाहती थी। अब जैसे ही जिया और दीका माजेनंग एंटर करते हैं, वहां का मौसम अचानक से बिगड़ने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और मौसम भी अपने आप अजीब सा हो गया था। यहाँ हमको समझ आता है कि जिया के साथ उसके पिता का श्राप भी वापस आ चुका है। अब जारोट ने यह कहा था कि जब मेरा खून इस जगह पर वापस लौटेगा तब तबाही आएगी। और क्योंकि जिया जारोट की बेटी है, उसके शरीर में उसी का खून दौड़ रहा था। अब जैसे ही बोका यानी कि जिया के नाना उसको देखते हैं, उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा दिखाई देती है। जिया उन्हें ग्रैंडपा कहकर बुलाती है, लेकिन बोका उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। फ्यूनरल में आए लोग भी जिया को अजीब नजरों से देख रहे थे और उसे वहां से चले जाने के लिए कह रहे थे। जिया अब अपनी माँ की ग्रेव के पास बैठी हुई थी, जिसके बाद वह अपने नाना के घर जाती है, जहां पर बोका उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन जिया इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपने पास्ट की सच्चाई को जानना चाहती थी। बोका अब जिया पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है, जिस पर जिया पूछती है कि ऐसा क्यों, क्या यह मेरे पिता की वजह से है? बोका अब जिया से कह देते हैं कि रात होने से पहले यह जगह छोड़ दो, जिसके बाद चंपक सभी विलेजर्स को वार्न करते हैं कि जिया का यहाँ पर आना एक बुरा संकेत है। वो कहता है कि रात को दरवाजा और खिड़की बंद रखना, अगर कोई दस्तक देता है तो दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना है, और अगर गलती से किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ देख लिया अपनी आंखों से, तो समझ जाना कि उसकी मौत तय है। अब यहाँ पर चंपक किसकी बात कर रहे थे, ये सस्पेंस अभी हमें बताया नहीं जाता। दूसरी तरफ जिया अपनी माँ के सामान को देख रही होती है। तभी एक बॉल ऊपर से नीचे गिरती है। वो बॉल देखकर जिया ऊपर जाती है, जहां पर उसको एक आयरन की पेटी यानी कि बक्सा दिखाई देता है, जिस पर ताला लगा हुआ था। तभी बोका वहां पर आकर जिया से कहते हैं कि सामान पैक कर लो और मैं तुम्हें टाउन तक छोड़ आऊंगा। अब ये सब तो जिया के लिए खाली शुरुआत होती है, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला था वो और भी ज्यादा डरावना और हैरत अंग था। अब दीका जिया से कहता है कि तुम्हारे नाना जी तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद से वो विलेजर्स के लिए ऐसा कर रहे होंगे,
लेकिन वो यह कहता है कि असली वजह तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे पिता ने काफी सारा कर्जा लिया था और फिर यह जगह छोड़कर चले गए। जिया यहाँ पर कुछ सोचकर कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे पिता ऐसे नहीं थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे और वह कभी ऐसे भाग नहीं सकते। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है और यह मुझे पता करना है। जिया दीका को और भी बातें बताती है कि मेरे नाना जी मुझे कभी भी इस गांव में आने नहीं देते थे। वो कहते थे कि अगर मैं यहाँ पर आई तो लोग मारे जाएंगे, पर यह बात किसी तरह की भी सेंस नहीं बनाती क्योंकि उसके मन में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था। खैर, अब रात हो जाती है और बोका जो होते हैं वो जिया और दीका को गाड़ी में बैठाकर गांव से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। जिया अब चुपके से मुस्कुराती है क्योंकि उसने ही गाड़ी का टायर पंक्चर किया था ताकि वो यहीं पर रुक जाए। बोका का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है और वो शॉटगन ले आते हैं और जिया से कहते हैं कि तुम यहीं रहो और घर के अंदर चली जाओ और दीका तुम मेरे साथ आओ। अब जिया यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर वो उसे किस चीज से बचाना चाहते थे। वो पूछती भी है इस बात पर, लेकिन बोका बिना जवाब दिए दीका को लेकर निकल जाते हैं। जिया यहाँ पर बिल्कुल क्लूलेस होती है, पर उसके दिल में डर और सवाल उभर चुके थे। अब रास्ते में बोका और दीका अलग हो जाते हैं और दीका एक जगह अकेले बैठे रहता है कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसके सामने हवा में कुछ अजीब सी शैडो फिगर्स दिखाई देती हैं और वो स्पिरिट्स थी जिनके हाथों में कॉफिन्स होते हैं और इन्हीं को क्रोमोलिन कहा जाता है, जिसे देखकर दीका कांप उठता है। इनफैक्ट इंडोनेशिया के अंदर कई जगहों पर इसको लापोर भी कहा जाता है। एनीवेज, अब दो और गार्ड्स को भी वो स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और इसी बीच हम मेली नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि जिया की बचपन की ही फ्रेंड होती है। मेली की माँ स्पिरिट्स को देखकर पैनिक करने लगती है और वो मेली को एक कैबिनेट के अंदर छुपा देती है, पर वो स्पिरिट्स वहां तक पहुंच जाती हैं और वो मेली की माँ को हवा में उठाकर मार डालती हैं। इनफैक्ट वो जो दो गार्ड्स थे ना, वो भी मारे जाते हैं। दीका जो कि अब एक कार के पीछे छुपा हुआ था, वो डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा था कि तभी वहां पर जिया आ जाती है। जिया को देखकर दीका घबराते हुए कहता है कि हमें तुरंत ही यहाँ से भागना होगा और वो स्पिरिट यहाँ पर हमें मार डालेंगे। अब जिया परेशान होकर उससे यह पूछती है कि क्या तुम्हारा भी मेरे नाना जी ने ब्रेन वॉश कर दिया कि स्पिरिट्स की बात कर रहे हो। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति दीका को हवा में उठा लेती है और वो चीख रहा होता है और जिया शॉक में बस देखती रह जाती है कि तभी बोका वहां पर आ जाता है। अब उसके हाथ में एक मिरर होता है और ये स्पिरिट्स वगैरह मिरर वर्ल्ड की दुनिया में ही रहती हैं। तो वह मिरर के अंदर देखता है कि एक कुमोलिया ने असल में दीका को पकड़ा हुआ था। अब बोका शॉटगन से गोली चलाता है जो कि सीधा उस कुमोलिया को लग जाती है। गोली में असल में नमक मिला हुआ था जो कि स्पिरिट्स को दूर रख सकता था। इनफैक्ट कई रिचुअल्स करने से पहले नमक का घेरा भी बनाया जाता है। अब दीका इससे नीचे गिर जाता है और बोका और जया जो होते हैं वह दीका को लेकर भाग जाते हैं। अब जिया का यहाँ पर गुस्सा फूट पड़ता है। वह बोका से चीख कर पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, मुझे सच्चाई बताओ। अब बोका यहाँ कुछ नहीं कहता और बस आगे चलने के लिए कहता है। खैर, अब वो आगे चलते रहते हैं और मिरर की हेल्प से ही वो इन स्पिरिट से बच रहे थे। लेकिन होता यह है कि इसी बीच दीका को दोबारा से एक क्रोमोलिन पकड़ लेता है। तभी उसके नाना जी उसे फिर से बचा लेते हैं, लेकिन इसके बाद वो लोग अलग अलग हो गए थे। अब दीका और जिया छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं कि तभी जिया यह कहती है कि वो अपनी फ्रेंड मेली के यहाँ पर छुप सकते हैं। जिसके बाद वो मिली के यहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें उसकी मॉम की लाश दिखाई देती है। अब इसी बीच कैबिनेट के अंदर दस्तक होने की आवाज आ रही थी जिसके अंदर मेली होती है। खैर, अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं और दीका यह कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी दीका को दूर से कोई चीज आती हुई नजर आती है। उसे ऐसा लग रहा था कि यह कार है, लेकिन वो कार नहीं बल्कि यही क्रोमोलिन थे। अब दीका को वो क्रोमोलिन पकड़ लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं और यह देखकर जिया काफी रोने लगती है। वो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी यहाँ पर, यह हो क्या गया। वहीं दूसरी तरफ हम चंपक को देख पाते हैं और चंपक के घर पर बोका आता है। खैर, अब वो उससे एम्यूलेट को मांगने लगता है, यानी कि तावीज को, जो कि उसे बुरी शक्तियों से बचाएगा। लेकिन चंपक के पास एक ही एम्यूलेट होता है, लेकिन फिर भी बिका को वो एम्यूलेट दे देता है। अब आगे बोका का प्लान यह था कि जिया से उसके पिता को मारने को कहेगा, क्योंकि उसके खुद का ही खून अगर उसे मारेगा तो वह दोबारा लौट नहीं पाएगा। जैसे कि उसने शुरुआत में श्राप दिया था कि खाली उसका खून ही उसे मार सकता है और इसी के चलते ही उसका कर्ज खत्म हो सकता था। अब वो उससे सॉल्टेड बुलेट्स और एम्यूलेट को लेकर चला जाता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि जिया को कालिया ने किडनैप कर लिया था और कालिया वही व्यक्ति है जिसने कि बोका के साथ में मिलकर ठगस और जारोट को मारा था। वो जिया से कहता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा था। वह देखता है कि एक एम्यूलेट जिया के गले में भी था ताकि वो उससे बच सके
अब यह उसे उसके नाना जी ने दिया होगा। अब जिया तभी यह पूछती है कि इस एम्यूलेट से वो किस चीज से बच सकती है। तभी कालिया उसे बताता है कि उसके पिता ने एक कर्ज दिया था इस गांव को, जिससे वो इस एम्यूलेट से बच सकती है। अब वो उसे पूरी बात बताता है कि उसके नाना जी ने उसके पिता को मार दिया था उसके गले को काटकर, लेकिन वो ऐसे ही नहीं खत्म होने वाला था, क्योंकि वो काला जादू करता था और उसके गला कटने से पहले उसने इस गांव को श्राप दिया था कि जब जब उसका खून इस जमीन पर रहेगा तब तब उसका श्राप दोबारा जाग जाएगा। और जिस दिन से जिया यहाँ पर आई है उसी दिन से सुगाली वापस अपनी कब्र से जिंदा हो गए, और वो भी क्रोमोलिन के फोम में, यानी कि जितने भी सुगाली को मारा गया था वो फिर से आ गए थे। और ये जितने भी क्रोमोलिन और नहीं बल्कि वही सुगाली थे जिनको शुरुआत में गाड़ा गया था, और जो भी उन्हें देखता है उसका मरना तय होता है। और इन सब मौतों का रीजन है ज़ारोट, और खुद जिया भी है इसकी वजह है, क्योंकि उसी की वजह से ये कर्ज ट्रिगर हुआ। तभी तो आपको याद होगा कि जब जिया यहाँ पर आई थी उसने जैसे ही गांव के अंदर कदम रखा था तो पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया था। अब दूसरी तरफ हम चंपक की बीवी को देख पाते हैं, जो कि ये कहती है कि उनके पास एक ही एम्यूलेट था और वो भी उसने बोका को दे दिया, और क्या वो उसे मना नहीं कर सकता था। वो ये कहती है कि अब उनको कौन बचाएगा, और उसके कहने की ही देरी थी कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है, और दरवाजा खोलने पर चंपक की बीवी को क्रोमोलिन दिख जाते हैं और चंपक की बीवी को क्रोमोलिन मारने के लिए आने लगते हैं। लेकिन चंपक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता, जिसके चलते दोनों ही बेरहमी से खत्म हो जाते हैं। अब इधर कालिया जिया को उसके पिता के बारे में सब कुछ बता देता है। तब वो ये पूछती है कि क्या उसके डैड जिंदा हैं, जिस पर वो ये कहता है कि ज़ारोट को कोई भी इजली नहीं मार सकता, यानी कि एटलीस्ट यहाँ पर टिपिकल नॉर्मल तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। और उसे रोकने के लिए ही उसके नाना जी यानी कि बोका ने उसका गला काट कर उसके बाकी शरीर को अलग अलग दफना कर दिया था, यानी कि सर को अलग और बाकी हिस्से को बिल्कुल अलग। लेकिन उसे मारने का एक ही तरीका है, और वो जिया खुद है। जिया ही अपने पिता को खत्म कर सकती है, और ऐसा उसके खुद के पिता के श्राप की वजह से था, क्योंकि ज़ारोट का ही खून उसको रोक सकता था, यानी कि खुद जिया। उसके लिए जिया को अपने पिता की बॉडी को ढूंढना होगा और उसके सर और धड़ को एक साथ लगाकर किसी शार्प ऑब्जेक्ट जिस पर जिया का खुद का खून लगा होगा, उस ऑब्जेक्ट से उसे स्टैब करना पड़ेगा, जिसके बाद ही फाइनली उसका कर्ज खत्म होगा और वह मर सकता है। और इसी चीज की प्लानिंग उसके नाना जी कर रहे हैं। यही उनका प्लान है कि वह जिया के जरिए उसके पिता को मरवाएगी। जिया कहती है उसके नाना जी तो अच्छे इंसान हैं। तब वो बताता है कि उसके नाना जी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं, और असलियत यह थी कि उन्होंने ही सुगाली को आतंक फैलाने के लिए कहा था, और उसने कभी भी विलेजर्स के बारे में नहीं सोचा। और जिया अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने वो एम्यूलेट पहना हुआ था, जो कि असल में ज़ारोट के दांत से बना था, और वो भी उसने खाली खुद के लिए और जिया के लिए वो बनवाया था। बाकी लोगों को उसने मरने के लिए छोड़ दिया था। कालिया बताता है कि उसने क्रोमोलिन से बचने के लिए खुद को आधा बना लिया ताकि वो उन्हें देख ना पाए। कालिया यहाँ पर यह बात भी बताता है कि उसने क्रोमोलिन से बचने के लिए खुद को अंधा कर लिया ताकि वो उनको देख ही ना पाए, क्योंकि जो उनको देखता है उनकी मौत पक्की थी। अब जिया उसको ये कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे ताकि वो इन चीजों को रोक पाए। तभी कालिया कहता है कि उसे रोकना कौन चाहता है, वो तो ये सब होने देना चाहता है, क्योंकि यह विलेज इविल लोगों से भरा हुआ है और वो भी उसी में से आता है, और वो सब के सब मरना डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कई ठगस को बहुत ही बुरी तरह मारा था। यहाँ पर कालिया जिया पर गन पॉइंट करता है, यह कहते हुए कि उसे मरना होगा ताकि वो यह कर्ज खत्म ना कर पाए। और जैसे ही कालिया उस पर गोली चलाता है तो जिया उसे लात मार देती है, जिससे कि उसका निशाना चूक जाता है। अब गन शॉट की आवाज सुनकर वहां पर बोका आ जाता है, और बोका कालिया को मार मार के घायल कर देता है। तो वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जिया उसे रोक देती है, जिसके बाद में वो जिया को वहां से लेकर जाने लगता है। जिया यह कहती है कि उसको सब कुछ पता चल चुका है और यह गांव उसी की वजह से शापित हुआ था। बोका उसके हाथ पर एक कट लगाता है और उसे एक डैगर पर लगा लेता है। बोका उसे ये कहता है कि इसी डैगर से उसे उसके पिता को मारना होगा। जिया कहती है कि उसके पिता उसके के लिए अच्छे इंसान थे और वो अपने पिता से 10 साल बाद मिलने जा रही थी, और वो चाहते हैं कि वो उसे स्टैब करके मार दे। उससे ऐसा नहीं हो पाएगा। बोका ये कहता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगी तो वो खुद अपने हाथों से उसके पिता को मारेगा। बस उसे उसकी खून की जरूरत थी और वो उसको मिल चुका है। अब नंग जिया को घर की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसने उसके पिता की बॉडी को घर के बैकयार्ड में ही दफनाया था। जिया को अभी भी जवाब चाहिए थे, क्योंकि अभी तक बोका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था कि उसने उन टक्स को क्यों मरवाया, जबकि उसी ने उन टक्स को आतंक मचाने की छूट दी थी। उन ठगस को उसने यह सब करने के लिए कहा था। अब बोका जिया को कहता है कि उसका एक रीजन था, उसने जो किया विलेजर्स को बचाने के लिए किया था,
और उसने जिया को डिकेड्स अगो यहाँ से दूर टाउन में भेज दिया ताकि सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि उसके यहाँ आते ही ये सब कुछ शुरू हो गया और इसलिए वो उसको शुरुआत में ही वापस भेजना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब बोका उसे ये कहता है कि ये कर्ज उसी की वजह से वापस आया है और यह सब सुनकर जिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपना एम्यूलेट निकालने लगती है क्योंकि उसके मन में यह बैठ गया था कि कालिया सही कह रहा था कि यह गांव और यहाँ के लोग मरना डिजर्व करते हैं। विलेजर्स को सब पता होते हुए भी कि ठग्स को बेरहमी से मारा जा रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पर वो लोग ठगस बेशक से थे, लेकिन कोई भी मरना डिजर्व नहीं करता। अब वो अपना एम्यूलेट निकालती है और ऐसा करते ही क्रोमोलिन उसको उठा लेता है, लेकिन सही समय रहते उसके नाना जी उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद बोका अंदर जाता है जारोट की बॉडी निकालने के लिए, जहां पर उसने उसे दफनाया था। वो उसकी बॉडी और सर को जोड़ता है और ऐसा ही करना था, लेकिन तभी पीछे से उस पर कालिया हमला कर देता है और वो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ जिया को उसके पिता का क्रोमोलिन पकड़ लेता है और जिया कहती कि उसे यह सब करने का गुस्सा होने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसी बीच उसकी स्पिरिट दोबारा अपनी बॉडी में वापस चली जाती है, यानी कि अब वो रिवाइव हो जाता है अपने इंसानी फॉर्म में। अब यहाँ पर कालिया जारोट से माफी मांगता है, लेकिन कालिया को वो खत्म कर देता है। जिसके बाद में जारोट बोका के पास जाता है और यहाँ पर वो उसने जो जो उसके साथ किया था वह सब बताता है। दरअसल बात ये थी कि जारोट जो था ना, वो ठग होने के साथ साथ एक ब्लैक मैजिशियन भी था। लेकिन जब बोका को इस बारे में पता चला तब उसने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे और अच्छे से यह सब सीखने के लिए कहा था, जिसका मतलब साफ था कि बोका ही वो था जिसने कि जारोट को यह सब करने के लिए उकसाया था। लेकिन बाद में उसने उसे मार दिया। अब जारोट उसे इसी बात की सजा दे रहा था, लेकिन बोका कहता है कि उससे भी यह सब किसी ने करवाया था, उसे ऑर्डर्स मिले थे ये सब करने के लिए। लेकिन ये ऑर्डर किसने दिए थे इस कहानी के अंदर, इस बारे में डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन इसके बारे में एक थ्योरी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। खैर, इसी बीच अंदर जिया आ जाती है, जो कि अपने पिता को रोकने लगती है और उसके पिता उसके पास आते हैं और वो उससे गले मिलती है। जिया कहती है कि वो यह सब रोक दें, लेकिन जिया से उसके पिता यह कहते हैं कि इन सब का अब कोई फायदा नहीं है, कोई भी अमाउंट ऑफ सफरिंग उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। वो सबको मारना चाहता है, इन सभी गांव वालों को। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी की भी बात नहीं सुनता, इसलिए जिया अपने खून से डैगर को कवर करती है और उसके पिता को स्टैब कर देती है। जिसके बाद जिया अपने नाना जी को वहां से लेकर जाने लगती है, जिससे कि उसके पिता बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी काफी घायल हो गए थे। यानी कि यहाँ पर बोका जो कुछ कर रहा था उसमें उसकी खुद की मर्जी नहीं थी। जारोट को यहाँ पर उसने ठग बनाया, या फिर उसने सब कुछ कह दिया था कि वह गांव वालों को कुछ भी कर सकता है। इसमें उसका कोई हाथ नहीं था, इसके पीछे किसी और के ही ऑर्डर्स थे। जारोट को मारने में भी उसका कोई हाथ नहीं था, उसके लिए भी उसके पास ऑर्डर्स ही आए थे। खैर, अब तभी वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मेली आ जाती है, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी कि ये कर्ज असल में जिया की वजह से आया और उसी की वजह से उसकी माँ की भी मौत हुई। वो जिया को शूट करने लगती है, जिससे कि उसे गोली लग जाती है, लेकिन इसी बीच बोका मेली को जान से मार डालता है और उसके बाद खुद भी दम तोड़ देता है, क्योंकि वो काफी घायल हो गया था। अब उसके नाना जी को खत्म होता हुआ देख उसे काफी रोना आता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म ही हो रही होती है। लेकिन तभी उसे उस डैगर के बारे में याद आता है और अब वो उस डैगर को अपने ऊपर ही स्टैब कर लेती है, जिस पर उसके पिता का खून लगा हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया की आंखें बिल्कुल उसके पिता की तरह ग्लो कर रही थीं, यानी कि कहीं ना कहीं अब उसके अंदर भी शक्तियां एक्टिवेट हो गईं, या फिर उसके पिता के श्रापित खून की वजह से उसके अंदर भी एक कर्स आ गया था, जिसके बाद हम उसे रोड पर चलता हुआ देख पाते हैं। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि उसके घाव खुद पे खुद हील हो रहे थे, यानी कि उसके डैड का ब्लैक मैजिक वाला जो असर था वो उसके ऊपर हो चुका था। खैर, अब यहाँ पर हम एक मिड क्रेडिट सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर एक आदमी सूट में आता है और जारोट की लाश को शॉकिंगली वहां से लेकर चला जाता है। और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह उसके बॉडी को कई सालों से ढूंढ रहा हो। और बूम, इसी के साथ में क्रोमोलिन इंडोनेशियन हॉरर स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्रोमोलिन की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं इस स्टोरी की कुछ थोड़ी इसके बारे में। तो हमने जो सूट वाले इंसान को देखा था, तो मेरे हिसाब से वही वो व्यक्ति हो सकता है जिसको बोका ने ऑर्डर्स दिए थे सब कुछ करने के लिए। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर वो अभी भी जारोट के शरीर का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ है। एंड आई बिलीव कि वो खाली कुछ टाइम के लिए रुक गया था, और मुझे लगता है कि अगर उसे फिर से ब्लैक मैजिक के साथ जिंदा करा जाए तो वो फिर से तबाही ला सकता है। एंड शायद से ये सूट वाला आदमी उस चीज के फिराक में था।
अब बात करें सुगाली ठगस के बारे में, तो सुगाली जो ठगस थे वो एक वायलेंट ग्रुप था। उनका नाम उनके अनकंट्रोलेबल बिहेवियर की वजह से पड़ा था। ज़रोट जो कि ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट था, इन सब का लीडर बन गया था। उसका मरना भी मुश्किल था, लेकिन उसकी खुद की किताब के मुताबिक सिर्फ उसका खुद का खून ही उसका अंत कर सकता था, जो कि एंड में हुआ भी। अब बोका के रोल के बारे में बात करते हैं, तो बोका को शायद किसी पावरफुल इंसान यानी कि सूट वाले आदमी ने धमकी दी थी कि अगर उसने जारोट को नहीं रोका तो सब विलेजर्स मर जाएंगे। इसलिए उसने जारोट को उकसाया और फिर उसका गला काट दिया। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि शायद से बोका ने अपनी ही नातिन जिया को जारोट के कंट्रोल से बचाने के लिए किया होगा। अब बात करते हैं सूट वाले आदमी के प्लान के बारे में, तो सूट वाले आदमी का ऑब्जेक्टिव अभी अनक्लियर सा है, लेकिन ये लगता है कि वो जारोट के ब्लैक मैजिक के पावर को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, और इसलिए वो जारोट की बॉडी को ढूंढ भी रहा था, और इसके लिए उसने बोका और विलेजर्स को मैनिपुलेट करा होगा, जिसके चलते ये तबाही मची थी और ये पूरा का पूरा गांव शापित हो गया था। अब ये जो बातें हैं ना, वह इस तरफ इशारा करती है कि सूट वाला आदमी शायद इस कहानी का असली मास्टरमाइंड हो सकता है, और ये कहानी का अगला पार्ट उसके अराउंड भी हो सकता है, यानी कि शायद से पार्ट 2 भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी स्टोरी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।